Good morning, students. Today we are going to cover a topic stress. Stress comes under crisis and intervention. हम लोग स्ट्रेस में जो है विल कवर इट्स डेफिनेशन एंड जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड रोल ऑफ नर्स इन स्ट्रेस. What is stress? The term stress means pressure, and in human life it represents an uneasy experience. स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस जो होता है बहुत अनईजी एक्सपीरियंस होता है. प्रॉपर अगर इसका डेफिनेशन आप देखोगे तो नेक्स्ट है, इट इज़ एन अनप्लेजेंट psychological and physiological state caused due to some internal or external demands. ये स्ट्रेस जो है एक अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू माइंड एंड फिजियोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू बॉडी. तो ये एक अनप्लेजेंट साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है जहाँ पे माइंड और बॉडी आपकी सही से नहीं वर्क करती. वाई? बिकॉज ऑफ सम इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स. या तो आपके इंटरनल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस. सो देयर इज़ अ फेमस theory, you can say, which was given by Hans Sell in 1945. So the name of the theory is General Adaptation Syndrome. हैंस सेल ने 1945 में ये थियोरी दी थी, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम. इस थ्योरी में 3 स्टेजेस होते हैं: अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस रिएक्शन एंड एग्जॉस्शन रिएक्शन, ठीक है. 3 स्टेजेस ऑफ गैस. अब हम ये पढ़ेंगे कि अलार्म रिएक्शन में क्या होता है, रेजिस्टेंस रिएक्शन में क्या होता है और एग्जॉस्शन रिएक्शन में क्या होता है. अलार्म रिएक्शन स्टेज में, एट द अलार्म रिएक्शन स्टेज अ डिस्ट्रेस सिग्नल इज सेंट टू हाइपोथैलेमस. सिग्नल पहुंचाया जाता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है. डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचाया जाता है हाइपोथैलेमस में. द हाइपोथैलेमस इनेबल्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. फिर जब डिस्ट्रेस सिग्नल हाइपोथैलेमस के पास पहुंच जाता है तो हाइपोथैलेमस हार्मोन्स रिलीज करता है. इट इनेबल करता है टू रिलीज द हार्मोन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रिगर द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल विच इज़ स्ट्रेस हार्मोन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ये ट्रिगर करता है 2 हार्मोन्स रिलीज़ करने की, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल. एड्रेनालिन और कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है. एड्रेनालिन गिव्स अ पर्सन अ बूस्ट ऑफ एनर्जी. एड्रेनालिन जो है इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को बूस्ट ऑफ एनर्जी देता है, मतलब एनर्जी देता है, ठीक है. देयर हार्ट रेट इंक्रीजेज एंड देयर ब्लड प्रेशर राइजेस. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. द अलार्म रिएक्शन स्टेज ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम प्रिपेयर्स अ पर्सन टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसर दे आर एक्सपीरियंसिंग. अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है जिसके पास अभी एक्सटर्नल कोई स्टिमुलाई है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये प्रिपेयर कर देता है. तो इसीलिए अलार्म रिएक्शन को हम फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है. फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. अलार्म रिएक्शन में डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचता है हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस इनेबल करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करता है एड्रेनालिन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ट्रिगर करता है एड्रेनालिन और कोर्टिसोल को रिलीज़ करने के लिए. एड्रेनालिन और कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. एड्रेनालिन हमारी बॉडी को बूस्ट ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है, एक रश ऑफ एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. अलार्म रिएक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है कि अभी हमें भागना है या लड़ना है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स.
नेक्स्ट हमारा है रेजिस्टेंस स्टेज. ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस स्टेज द बॉडी ट्राइज टू काउंटरैक्ट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपन ड्यूरिंग द अलार्म रिएक्शन. रेजिस्टेंस स्टेज में जो हमारी बॉडी है वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अलार्म रिएक्शन स्टेज में हुए थे उनको ठीक करने में लगाता है. ठीक है, रेजिस्टेंस स्टेज में हमारी बॉडी जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए थे अलार्म स्टेज में उनको नॉर्मल करने की कोशिश करता है. ठीक है, द रेजिस्टेंस स्टेज इज गवर्न्ड बाय अ पार्ट ऑफ ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक. तो रेजिस्टेंस स्टेज जो है यहाँ पे मेन जो पार्ट प्ले करता है वो है पैरासिम्पैथेटिक पार्ट. एंड पैरासिम्पैथेटिक पार्ट जो है इट इज़ अंडर ANS. ANS मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. The parasympathetic branch of the ANS tries to return the body to normal by reducing the amount of cortisol produced. तो नॉर्मल हमारी बॉडी नॉर्मल कैसे आएगी? जब हमारा कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन प्रोडक्शन कम होगा तभी नॉर्मल उस पर आएगी ना फिजियोलॉजिकल स्टेट में. तो पैरासिम्पैथेटिक जो ब्रांच है वो हमारी बॉडी का जो कॉर्टिसोल लेवल है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होने लगता है. इफ़ द स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम्स टू एन एंड ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस स्टेज द बॉडी विल देन रिटर्न टू नॉर्मल. अगर हमारा जो स्ट्रेस था, एक्सटर्नल स्ट्रेस था, वो जो ख़त्म हो गया, ठीक है, एंड हो गया, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है नॉर्मल हो जाएगी. फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी में वो नॉर्मल हो जाएंगे. अगर हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर या फिर इंटरनल स्ट्रेसर जो है वो रिमेनिंग है, मतलब अभी भी है, स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमारी बॉडी जो है अलर्ट रहेगी और स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे थे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन वो प्रोड्यूस होते रहेंगे. ठीक है, दिस फिजिकल रिस्पॉन्स कैन लीड टू अ पर्सन स्ट्रगलिंग टू कॉन्सेंट्रेट एंड बिकमिंग इरिटेबल. तो ये जो बार बार स्ट्रेस, फिर हमारा जब स्ट्रेस हार्मोन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन में कंटिन्यू रहता है, तो इसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं. ठीक है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस स्टेज में. अब एग्जॉस्शन स्टेट में क्या होगा? एग्जॉस्शन स्टेज में आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्ट्रेस द बॉडी गोज इनटू द फाइनल स्टेज ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम नोन एज द एग्जॉस्शन स्टेज. अब बहुत टाइम तक अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज में हमारी बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस में होती है. ठीक है, तो जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्शन स्टेज. इस स्टेज में क्या होता है? एट दिस स्टेज द बॉडी हैज़ डिप्लीटेड इट्स एनर्जी रिसोर्सेज. इस स्टेज में हमारी बॉडी के पास एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी हो जाएगी. ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है एनर्जी रिसोर्सेज डिप्लीट, our body will be the body has depleted its energy resource. हमारा जो एनर्जी रिसोर्स है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, once it reaches the exhaustion stage a person's body is no longer equipped to fight stress. जब हम अगर स्ट्रेस में एग्जॉशन स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अब कोई ऐसी ताकत नहीं होती कि हम स्ट्रेस से फाइट कर सकें, है ना. स्ट्रेस दोनों हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों. फिर क्या होगा? जब हमारी बॉडी अब फाइट नहीं कर सकती स्ट्रेस को तो क्या होगा? दे में एक्सपीरियंस टायर्डनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फीलिंग अनेबल टू कोप. तो हम जो है थकावट फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, हमें एंजाइटी होगी और हम जो है कोप अप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इफ़ अ पर्सन डज नॉट फाइंड ways to manage stress levels at this stage they are at risk of developing stress related health condition. अगर जो पर्सन है वो और कोई तरीके नहीं ढूंढता कि वो स्ट्रेस को कोप अप करे तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी, इंडिविजुअल की बॉडी है उसको सीवियर हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं. ठीक है, अभी हमने 3 स्टेज पढ़ लिए जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के. ठीक है, अब हमारे जो सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं वो क्या क्या हैं? हमारे बहुत सारे सोर्सेज हैं. एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, सोशल स्ट्रेसर्स, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ दैट कैन इंड्यूस स्ट्रेस.
मतलब स्ट्रेस कैसे कैसे हो सकता है। स्ट्रेस हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बॉडी में भी स्ट्रेस हो सकता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी होते हैं। तो सबसे पहले जो है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्या होता है? नॉइस, पॉल्यूशन, ट्रैफिक, क्राउडिंग, वेदर, इन सब चीज़ों से हमें घबराहट होने लगती है ना, एंजाइटी होने लगती है जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेदर बहुत गंदा होता है। तो इससे हमारी बॉडी में जो है वी फील स्ट्रेस्ड, ठीक है। ड्यूरिंग इन दीज काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस वी फील स्ट्रेस्ड। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस मतलब हमारी इंटरनल बॉडी के स्ट्रेसेस क्या क्या हैं? इलनेस, या तो हमको कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। इंजरीज़, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हार्मोनल लेवल हमारे जो है अप डाउन या फ्लक्चुएट करते हैं। एग्जांपल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेनोपॉज। इनएडिक्वेट स्लीप और न्यूट्रिशन, अगर हमें नींद सही से नहीं मिलती तो भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। अगर हमारा न्यूट्रिशन जो है अच्छा नहीं है तो भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। सोशल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब सोशल स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। वर्क डिमांड्स, अगर आपको ऑफिस का वर्क बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है, एक्सेसिव, तो भी आप स्ट्रेस में जा सकते हो। सोशल इवेंट्स, लूजिंग अ लव्ड वन, अगर हमारा कोई लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो भी हम स्ट्रेस में जा सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ दैट कैन इंड्यूस स्ट्रेस, ऐसी कोई पर्सनालिटी जिसको स्ट्रेस बहुत जल्दी से हो सकता है वो है लो सेल्फ एस्टीम। जो इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं अपने आप को लेकर, लो सेल्फ एस्टीम जिसको होता है, उनको स्ट्रेस बहुत जल्दी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स है। पहला है फिजिकल सिम्टम। फिजिकल सिम्टम्स में क्या होगा? फिजिकल सिम्टम्स में मसल टेंशन, ठीक है, कोल्ड, सबसे ये आई थिंक बहुत कॉमन है। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो कभी कभार हमारा जो वो स्ट्रेस है वो कोल्ड के इन अ वे कोल्ड में नज़र आता है कि हमें कोल्ड हो रहा है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इनडाइजेशन मतलब जब डाइजेशन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, दिस इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अल्सर्स, जब हमें स्टमक अल्सर्स होते हैं वो भी एक सिम्टम है स्ट्रेस का। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग इज़ अनदर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। फैटीग इज़ अनदर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। नींद, थकावट फील करना, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करना, ये भी एक सिम्टम है स्ट्रेस का। हेडेक, अगर सर दर्द होता है, दिस इज़ अनदर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। इंक्रीज्ड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर आपका स्ट्रेस में आपका जो है यू विल फील कि हाँ मुझे स्मोक करना चाहिए, मुझे ड्रिंक करना चाहिए तो मैं थोड़ा कम स्ट्रेस्ड आउट फील करूँगा, तो ये भी एक सिम्टम है दैट यू विल स्टार्ट ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड यू विल स्टार्ट इन स्मोकिंग सिगरेट्स, ठीक है। कॉग्निटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव मतलब द वे वी, हम सोचते कैसे हैं, हमारी इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, हम समझते कैसे हैं, हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, हम सीखते कैसे हैं, ये सब कॉग्निटिव है। तो स्ट्रेस का कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होगा? फॉरगेटफुलनेस, आप भूलने लगोगे, जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप भूलने लगोगे। अनवांटेड और रेपिटेटिव थॉट्स, आपको कोई थॉट बार बार दिमाग में आते रहेंगे, जो आप ना चाहकर भी वो आपके दिमाग में आते रहेंगे, ठीक है। स्पेशली जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो, वो चीज़ आपको बार बार आपके माइंड में आती रहेगी। आप सोचोगे कि नहीं मुझे भुलानी है, वो तब भी आएगी। ये था कॉग्निटिव सिम्टम। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये एक अनदर कॉग्निटिव सिस्टम है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इमोशनल सिम्टम, अब स्ट्रेस का इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या है? इरिटेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करोगे। डिप्रेशन, एंगर, गुस्सा फील करोगे। मूड स्विंग्स आपको बहुत जल्दी होंगे, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपको मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होंगे। कभी आप एकदम से हंस रहे हो तो कभी रो रहे हो, कभी गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। ये थे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़। अब आप अपना जो स्ट्रेस आपको है, ठीक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब तक वो स्ट्रेस है, जब तक वो सॉल्व नहीं होता तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, आप क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे?
तो सबसे पहले तो यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, आपको लंबी सांसें लेनी है, ठीक है। प्रैक्टिस स्पेसिफिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, मेडिटेशन, जिससे आपको थोड़ा सुकून मिले मेंटली, तो आपको ऐसी कोई रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है योगा या फिर एनी अदर काइंड ऑफ मेडिटेशन। मैनेज टाइम, थर्ड पॉइंट है मैनेज टाइम। अपने टाइम को आपको मैनेज करना है। स्ट्रेस में आपके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स बार बार आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहें। आप ट्राई करें कि आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, ठीक है। कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़। आपका मन नहीं करेगा स्ट्रेस में कि बात करने का किसी से, बट आपको बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। टॉक इट आउट, मतलब वही है कि आपको कॉल करके अपने फ्रेंड या फैमिली को कॉल करके जो आपको टेंशन दे रही है बात, जो आपको स्ट्रेस पे डाल रही है बात, उसके बारे में आपको शेयर करना है, ठीक है। 6 पॉइंट है टेक अ मिनट वेकेशन। वेकेशन का मतलब आपको पता ही है, तो टेक अ मिनट वेकेशन मतलब 1 मिनट के लिए आप अपनी आइज़ बंद करके इमेजिन करो कि आप कहीं अच्छी जगह पे वेकेशन में घूमने गए हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बीच या माउंटेन्स, ठीक है, या फिर जो भी ऐसी जगह है जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता हो मेंटली, तो आप ऐसी प्लेस को इमेजिन करो और ये सोचो कि आप वहाँ पे वेकेशन के लिए गए हो। नेक्स्ट है गेट फिजिकल। गेट फिजिकल से मतलब है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अगेन आप स्ट्रेस में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बॉडी को निगलेक्ट करो, केयर ऑफ़ योर बॉडी को निगलेक्ट करो, ठीक है। आपको अपनी बॉडी का ध्यान तब भी उतना ही रखना है। लाफ, वही अगर आपका मन नहीं करता तब भी यू हैव टू लाफिंग आप एक एक्सरसाइज समझ के या फिर एक मेडिटेशन समझ के आपको लाफ करना है, ठीक है। जोक्स देखो फ़ोन में, वीडियोस देखो, फ़नी वीडियोस, ठीक है। थिंक पॉजिटिवली, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम पॉजिटिवली नहीं सोच पाते, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हम पॉजिटिवली अपना थॉट जो अपना पॉजिटिव रखें, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब यही है कि हर वक्त जो है आप जो चाहोगे वैसा तो नहीं होगा, ठीक है। आपने जैसा चाहा वैसे सिचुएशन टर्न आउट नहीं करती है, तो जैसा भी होता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करके एक्सेप्ट करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा जब एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ हुई है मेरे साथ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, तो एक तरीके से यू विल फील अ बिट रिलीव्ड, ठीक है, ठीक है। हैव अ गुड क्राई, अगर रोने का मन है तो रो, अपने आप को रोकना नहीं है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ थी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कभी तो आप ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो। अब एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा, कोई स्ट्रेस में है तो आप क्या करोगे, यू विल आप सबसे पहले तो हमारा रोल ऑफ नर्स यही होता है कि हम असेस करें। हम असेस क्या करोगे, असेसमेंट ऑफ द पर्सन, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, कि हमको असेस करना है पर्सन के बारे में कि वो पेशेंट कैसा है, उसका इंडिविजुअल की आदत कैसी है, उसकी फैमिली के बारे में कि फैमिली उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, इसके फ्रेंड्स हैं कि नहीं, क्या इसको टेंशन दे रही थी, क्या बात से ये परेशान हो गया था, किस बात से ये स्ट्रेस में आ गया था, ठीक है। एनवायरनमेंट, कि इंडिविजुअल का, पेशेंट का एनवायरनमेंट कैसा था, ये आपको असेस करना है। क्या ये अल्कोहल पीता था, क्या ये सिगरेट स्मोक करता था, क्या ये लड़ाई झगड़ा करता था, क्या इसकी एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लोग थे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ला रहे थे इस पर। तो यू हैव टू असेस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इंटरवेंशन, अब आपने असेस कर लिया, अब आप क्या इंटरवेंशंस लोगे, तो इंटरवेंशंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिलीफ ऑफ एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस। आपको जो है एक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस जो है उससे रिलीफ देना है पेशेंट को, ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे, नर्स कैन हेल्प द पर्सन टू एग्जामिन द सिचुएशन। आपको पेशेंट को जो है उसको हेल्प करना है कि वो इस सिचुएशन के बारे में समझे जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है। तो आपको पेशेंट को हेल्प करना है कि वो समझे कि वो उस स्ट्रेस में जो जा रहा है वो किस सिचुएशन की वजह से जा रहा है। आइडेंटिफाई पॉसिबल सल्यूशंस, आपको पॉसिबल सल्यूशंस
आपको बैठ के पेशेंट के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके हमारे पास कितने सोल्यूशंस हैं। एंड एक्सेप्ट हिज फीलिंग्स विदाउट गिल्ट और फेयर। और पेशेंट जो आपसे बोल रहा है, जो अपनी फीलिंग वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, विदाउट एनी गिल्ट और फियर। Next is helping him realize that the health problem can increase if personal changes do not occur. अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट जो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है या वो सही से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर रहा है अच्छे से, अपने आप की हेल्थ को निगलेक्ट कर रहा है, तो आपको उसे हेल्थ एजुकेशन देना है कि अगर तुम अपनी ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी डिटीरिएट हो जाएगी, मतलब और गिरती रहेगी, हेल्थ भी आपकी ख़राब होती रहेगी, मेंटल हेल्थ, ठीक है, और फिज़िकल हेल्थ, ये आपका ख़राब होता रहेगा। ये आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज। आपको पेशेंट की जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि उसकी सपोर्ट सिस्टम, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उसका सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको आइडेंटिफाई करना है। टू सपोर्ट द क्लाइंट थ्रू प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कोऑपरेशन विद द ट्रीटमेंट। आपको क्लाइंट को जो है सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करना है कि वो जो है ट्रीटमेंट के साथ कोऑपरेट करे पेशेंट, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आया, गो बैक टू द बिगनिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। थैंक यू।